गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, क्लास आरंभ करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी का कमेंट था कि सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं तो समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा थ्योरी भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों के डिमांड पर आज हमने प्रयास किया है कि पहले थ्योरी बताया जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे और धीरे धीरे आप आने वाले देखिएगा वीडियो में कि एक पूरा डीपली थ्योरी आएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे पहला रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि थ्योरी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला अध्याय, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको देखते हैं। कहता है हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा, पत्थर, चीनी इत्यादि। कुछ वस्तुएं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं जैसे जल, तेल, दूध, अल्कोहल इत्यादि। और कुछ वस्तुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं जैसे हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा भाप इत्यादि। जिस वस्तु को हम जहाँ रखते हैं वहाँ स्थान छेकता है। जैसे एक पत्थर को यदि टेबल पर रखा जाता है तो वह स्थान छेकता है। एक द्रव को जब मापन बेलन या बीकर में रखा जाता है तो वह स्थान छेकता है, और एक गैस को जब गैस जार में रखा जाता है तब भी वह स्थान छेकता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु स्थान छेकता है, अर्थात वस्तुओं में आयतन होता है। जब किसी पदार्थ जैसे पत्थर का टुकड़ा को हाथ से ऊपर उठाया जाता है तो कुछ बल लगाना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि वस्तु में कुछ भार है, अतः वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है। हम पाते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्थान छेकती है। और आप अपने हाथ को तेजी से टेबल पर लाए, अब क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि टेबल पर पहुंचते ही हाथ एकाएक रुक जाता है और वह आगे नहीं चल पाता। कहने का अर्थ यह है कि हाथ की गति में रुकावट पैदा हो गई है, और यह रुकावट टेबल के कारण हुई, यानी पदार्थ रुकावट डालता है। अतः पदार्थ को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव करें, स्पर्श कर सके एवं देख सकते हैं, पदार्थ से बना होता है। जितना भी आप देखते हैं, कलम देखते हैं, टेबल है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है? पदार्थ है। यहाँ तक कि हवा भी एक पदार्थ है। हालांकि हवा को हम लोग छूते हैं नहीं हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और अगर किसी बर्तन में उसको रखते हैं तो अपना स्पेस ग्रहण करता है, इसलिए वो भी पदार्थ ही है। लेकिन आप कह दीजिए कि महक यानी स्मेल, या फिर भावना, प्रेम, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तो ये सब क्या होगा? ये सब पदार्थ नहीं होगा। यानी जिसमें द्रव्यमान होगा, जो स्थान छेकेगा, और कुछ कंडीशन में जिसको महसूस भी करते हैं, उसे भी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। एक जार है, एक फ्लास्क है, एक बैलून है, एक क्यूब है, पेन है, कीबोर्ड है, कैंची है, बेलन है, सब क्या है? पदार्थ के उदाहरण है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। इसके लिए हम प्राचीन विचारधारा पर विचार करें तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव। उनका मानना था कि पदार्थ 5 तत्वों में क्षिति मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, अग्नि मतलब फायर, हवा यानी एयर तथा आकाश यानी स्काई, कोई भी पदार्थ यही 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आप आध्यात्मिक लोगों के द्वारा सुने होंगे
वे कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा और ये 5 तत्व से मिलकर बना शरीरा। यानी कि हम लोग के शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। हालाँकि आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उन्हें कहना है कि मुख्य रूप से पदार्थ 3 ही होते हैं, जिसके आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना था पदार्थ के स्वरूप के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं? तो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और छोटे कण कितने होते हैं? तो इतना छोटे होते हैं कि हमें उन्हें अपनी नंगों आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी करना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये सभी पॉइंट को आप जाँच कर सकते हैं, ऐसे आपके बुक्स में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ज़्यादा डिटेल से बताएँगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप वीडियो छोड़ दीजिएगा, देखिएगा ही नहीं। इसलिए नॉर्मली चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। प्रयोग के लिए आप देखिएगा कि अगर एक गिलास जल लिए हैं और उसमें चीनी डालिएगा थोड़ा बहुत, तो उस जल में विलीन हो जाएगा और उसका स्तर वही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान था। वही पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। इसके जाँचने के लिए आप क्या कीजिएगा, घर के कोई भी कोना में अगरबत्ती या जला दीजिए और दूसरे कोना में आप खड़ा रहिए। कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि आपके पास उसका सुगंध पहुँच जाता है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसी तरह पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका भी आप जाँच कर सकते हैं। एक कील लीजिए, उस पर हथौड़े से वार कीजिए, देखिएगा कि कील दब जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है किंतु टूटता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं और जिस मजबूती बल से वो पकड़े रहता है उसको बोलते हैं तारान्विक बल। अब पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। याद रखना है, भौतिक गुण के आधार पर। ऐसा मुख्य रूप से भी बोलेगा तो ठोस, द्रव, गैस ही मारना है। ऐसे पदार्थ की 5 अवस्था होती है। रासायनिक दृष्टि से 2 और होती है, इसको प्लाज्मा कहते हैं और एक बोसोस्टाइन कंडेंसेट है, 5वीं अवस्था। तो तीनों अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। अब हम पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को एक-एक कर परिभाषित करेंगे। पहला ठोस। तो ठोस वह पदार्थ जिनके आयतन, आकार एवं सीमा रेखाएं दोनों निश्चित होती है, उसे ठोस कहते हैं। ठोस का उदाहरण लोहे का गोला, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि। उदाहरण से स्पष्ट है कि लोहे का गोला एक निश्चित आकार का है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। उसी प्रकार यदि लकड़ी का एक आयताकार टुकड़ा लिया जाए तो उसका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित होगा। वही द्रव। तो द्रव वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के अनुसार जल, दूध, तेल इत्यादि। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये द्रव तथा इनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित। कहने का मतलब हुआ कि उसको आप जिस बर्तन में रख देंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब आकार परिवर्तनशील है। गैस। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। गैस का आयतन भी अलग होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। जैसे आप किसी पदार्थ लीजिए, एक बर्तन लीजिए, सिलेंडर, उसमें देखते होंगे कि 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर जितना सिलेंडर उसका कैपेसिटी रहता है, उस हिसाब से हम लोग उसको दबा-दबा करके भर देते हैं। और जब भर देते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है, आयतन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ है, उसका फिगर दिया गया, उसके कणों के बीच जो अंतराल होता है उसके बारे में। जैसे ठोस के ध्यान से देखिएगा तो इसका कण बहुत सटे-सटे हैं, स्पेस नहीं के बराबर है। वही द्रव में थोड़ा इससे दूर-दूर में है और जबकि गैस में पूरा दूर-दूर में है। यानी कि इनके 2 कणों के बीच स्थान की बात किया जाए तो सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे अधिक गैस में होता है। अब ठोस अवस्था के बारे में समझते हैं। आकार और आयतन। तो ठोस पदार्थों के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। घनत्व। तो ठोस पदार्थ के घनत्व के मान उच्च होते हैं और किसी द्रव की इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है। अर्थात घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र को आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप बताना देना चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर तीनों अवस्थाओं को समझ लेंगे। जैसे आकार और आयतन की बात रहे तो ठोस का दोनों निश्चित होता है। वही द्रव की बात करें तो उसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है।
अब फिर से अलग इसका थ्योरी बताएंगे तो और वीडियो लंबा होगा, इसलिए यहाँ पर समझते चलिए। वही गैस के बारे में बात करें तो आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। घनत्व देखते हैं तो घनत्व ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा रहेगा, इससे कम रहेगा जल का, और गैस का सबसे कम घनत्व रहेगा। संपीड्यता, तो पहले समझते हैं संपीड्यता है क्या। तो दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को संपीड्यता कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ को अगर हम दबाते हैं तो कितना दबता है, यही गुण संपीड्यता कहलाता है। ठोस पदार्थ की संपीड्यता नगण्य होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि उसे दाब बढ़ाकर और कम नहीं किया जा सकता है। फलतः दाब बढ़ा या घटाकर ठोस पदार्थ के आयतन को यहाँ कम होगा, कम नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि सबसे कम संपीड्य पदार्थ क्या है, तो ठोस है, उससे ज़्यादा जल है, और सबसे ज़्यादा गैस है संपीड्य पदार्थ। नेक्स्ट है कणों की व्यवस्था। तो ठोस पदार्थ की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि जल के देखते हैं कि जहाँ भी आप रखिएगा तो वो अपना कार्य ग्रहण कर लेता है, और गैस के तो खैर कहने नहीं है। सबसे निश्चित आकार गैस का ही होता है। बहाव, तो ठोसों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बहता कौन है? जो तरल रहता है। तो तरल क्या रहता है? गैस भी तरल है और द्रव तो तरल है ही। तो बहाव की जो प्रकृति है वो गैस में और द्रव में पाई जाती है। द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट, तो ठोसों के द्रव्यनांक के मान उच्च होते हैं। द्रव्यनांक हम आगे देखेंगे इसका परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसार या संकुचन, और द्रव्यनांक का जहाँ तक बात है सबसे अधिक द्रव्यनांक ठोस का ही रहेगा, उससे कम द्रव का, सबसे ज़्यादा जो है इसका द्रव्यनांक रहेगा, क्या बोलता है, गैस का, सॉरी गैस का सबसे कम रहेगा, और द्रव का इससे कम रहेगा, और सबसे अधिक किसका रहेगा, सबसे अधिक रहेगा ठोस के। प्रसार या संकुचन, प्रसार मतलब होता फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत ही कम पा जाता है, और इन्हें ठंडा करने पर इनका संकुचन भी बहुत कम होता है। वही गैस का इससे ज़्यादा होगा, और सॉरी द्रव का इससे ज़्यादा होगा और गैस का सबसे ज़्यादा होगा। आप जान लें कि विसरण क्या है। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से या अपने आप से मिलने की प्रवृत्ति रखता है। पदार्थ के इस गुण को विसरण कहा जाता है। समझ गए? जैसे आप अगरबत्ती कोने में जलाए थे तो आपके पास सुगंध चला आया था, उसका खुशबू महक, ये किसके कारण था? विसरण के कारण। स्पंज क्या है? स्पंज जो आप खाए होंगे रसगुल्ला, उसी को स्पंज कहते हैं। स्पंज भी ठोस का ही उदाहरण है। वास्तव में स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें वायु भरी रहती है, और जब स्पंज को जल के अंदर रख कर दबाया जाता है तो इन छिद्रों से वायु बाहर निकल जाता है। फिर जब स्पंज को जल से भरी बाल्टी से बाहर निकाल कर दबाते हैं तो छिद्रों से पानी भी बाहर निकल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वायु तथा जल स्पंज के छिद्रों में छुपे थे। इसका अर्थ है इसका संपीड़न संभव है, लेकिन फिर भी यह ठोस है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे क्वथनांक। तो समान वायुमंडलीय दबाव पर वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, गलनांक कहता है। यानी कि ठोस को द्रव में बदलना ही गलनांक कहलाता है। क्वथनांक में देखते हैं, समान वायुमंडलीय दबाव पर वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव के संपूर्ण भाग से वाष्पन की क्रिया तेजी से होने लगती है, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको पाता है तो वहां से वो वाष्पन की क्रिया होने लगती है तेजी से सतह से। गुप्त ऊष्मा क्या है? तो गुप्त ताप के बारे में समझते हैं। किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लिया आप जल को गर्म करते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर तक गर्म करते जाइएगा, खोलेगा नहीं, और अचानक धीरे धीरे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका होगा तापमान तो खोलना आरंभ कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना देर उसको ताप दिए और खोला नहीं तो ऊष्मा गया कहाँ? उसके अंदर ही छिप गया। उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। द्रवण ऊष्मा, तो किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस ठोस की द्रवण ऊष्मा कहलाती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं वाष्पन की ऊष्मा। किसी द्रव की इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उस द्रव की वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। हमेशा आप देखिएगा कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो ताप अस्थिर है। हमेशा देख रहे हैं ताप क्या है? अस्थिर है, बिना बदले, यानी ताप नहीं बदल रहा है। बाष्पीकरण,
इवापोरेशन। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की वह धीमी क्रिया जो द्रव की ऊपरी सतह से तथा प्रत्येक ताप पर हो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण मतलब होता है वाष्प बनकर जल का उड़ना। तो बाष्पीकरण होता है जब प्रत्येक ताप पर होता है, इसका कोई निश्चित ताप नहीं है। हाँ, अगर ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से कारक जो बाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला है द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप समझिए कि एक गिलास में आप पानी रखते हैं और वही एक थाली में आप पानी रखते हैं। तो देखिएगा जो थाली वाला पानी है उसका बाष्पीकरण तेजी से होगा जबकि गिलास वाला का कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर वाला एरिया का क्षेत्रफल है कम है जबकि इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट है द्रव की प्रकृति। तो जिन पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जितना ही कम होगा उसका बाष्पीकरण उतना ही शीघ्र होगी। जिन पदार्थों का क्वथनांक गृह ताप के आसपास होता है उन्हें वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इनका वाष्पन शीघ्र होता है जैसे ईथर, स्पिरिट, अल्कोहल, एसीटोन, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल ये सब भी है। और जिन पदार्थों का क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है उनका वाष्पन शीघ्र नहीं होता है, उन्हें अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं जैसे ग्लिसरीन, पारा, गाढ़े तेल इत्यादि। द्रव पर दाब यानी दबाव पर भी निर्भर करता है। तो द्रव के ऊपर वायुमंडलीय दबाव जितना ही अधिक होगा वाष्पन की दर उतना ही कम होगी। तो दबाव का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ज़्यादा दबाव रहेगा तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आर्द्रता या शुष्कता। तो वायु में आर्द्रता अधिक रहने पर वाष्पन की दर कम होगी तथा वायु में शुष्कता रहने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात में गीले कपड़े शीघ्र नहीं सूखते हैं। आर्द्रता मतलब होता है कि नमी होना चाहिए। जैसे ठंडे के मौसम में क्या होता है, कुहा गीले रहता है, तो कुहा क्या एक तरह के नमी है। और वही शुष्कता, शुष्कता मतलब होता है कि गर्म मौसम होगा जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। वायु का प्रवाह। द्रव के ऊपर से गुजरने वाली हवा का प्रवाह तीव्र होगा तो वाष्पन की क्रिया भी तीव्र होगी। जैसे भीगे कपड़े को पंखे के सामने रख देने पर जल्द सूख जाते हैं। तेज हवा चलेगी तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाएगी। आसपास का ताप। तो ताप भी जानते हैं कि बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। कुछ और पॉइंट है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं इसको। हमारे आसपास पदार्थ तीन अवस्था में स्थित होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि चौथी अवस्था भी एक है जिसका नाम है प्लाज्मा। वही पांचवी अवस्था भी एक है जिसका नाम है बोसस्टाइन कंडेंसेट। तो ठोस के कणों के बीच अंतराणविक बल प्रबलतम और गैस में दुर्बलतम होता है और वही द्रव के कण ठोस एवं गैसों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक, ऊपर देखे थे फिगर में, इस तरह से देखे थे ना कि ठोस बला क्या था, एक दूसरे से सटे सटे थे और वही द्रव इससे थोड़ा सा दूर थे और गैस का बहुत दूर दूर। जब देखते हैं कि हम ठोस को दबाते हैं तो नहीं दबता है, हथौड़ी से पीटते हैं तब भी हल्का हल्का चपटा होता है। तो इससे क्या देखते हैं कि उसका अंतराणविक बल जो है बहुत अधिक है जबकि गैस में सबसे कम है। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान एवं गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है जबकि गैस में अधिक एवं द्रव में दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कण देखते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान तक न के बराबर जाते हैं किंतु द्रव टघर टघर के चल जाते हैं तरल के रूप में। वही गैस के तो खैर पते नहीं है, जैसे आप खोलते हुए सिलेंडर देखते हैं तेजी से भागता है तो इसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है और रिक्त स्थान भी अधिकतम होता है जबकि ठोस के कण के बीच बहुत कम ही स्पेस होते हैं। ठोस के कणों की परतें में फिसलन नहीं होता है, द्रव में फिसलन होता है और गैस में कण स्वतंत्र विचरण करते हैं, अर्थात ठोस बहता नहीं है, द्रव एवं गैस बहता है, इसलिए द्रव एवं गैस तरल है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। वह पदार्थ जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ जिसे देखते हैं वो कि नमक ही है। नमक में आपको लेना होगा नवसादर, वैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया और कुछ पदार्थ है जैसे आयोडीन हो गया। ये सबको आप गर्म कीजिएगा तो वो तरल अवस्था में नहीं बदलेगा, डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, गैस में। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक
या द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव जिस ताप पर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। इसका भी परिभाषा हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठोस से द्रव बनाने की क्रिया को द्रवन या गलन या संगलन कहते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को बाष्पीकरण या बाष्पन कहते हैं। वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की क्रिया को द्रवीकरण या संगणन कहते हैं तथा द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की क्रिया को जमना कहते हैं। वही क्वथनांक निश्चित ताप एवं दाब पर होता है, जबकि बाष्पीकरण सभी तापक्रमों पर होता है। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतह का क्षेत्रफल, ताप, आर्द्रता एवं वायु की गति है, जिसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बाष्पीकरण समय क्या होता है, तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसे देखते हैं, कुत्ता हाँफते रहता है तो उसका जीभ पर जो लार रहता है उसका बाष्पीकरण होता है, उसके लिए गुरुत्व ऊष्मा उसके शरीर से ली जाती है, जिस कारण उसे ठंडक महसूस होता है, इसलिए वो हाँफता रहता है। क्वेश्चन भी आता है ऐसा, तो हमको याद रखना चाहिए कि बाष्पीकरण से क्या होता है, तो ठंडक उत्पन्न होती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदल देती है, तो उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में पूर्णतः बदलने में खर्च हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो द्रवन की बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब कुछ मात्रक है, राशियां हैं, जिनको देखते हैं। जिसे इधर राशि रहेगा, इधर मात्रक और इधर प्रतीक। तो तापमान कैसा है, मात्रक केल्विन। हालांकि इस मात्रक को अपने 9th क्लास का ही फिजिक्स में पहला अध्याय मात्रक एवं मापन में देखे होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक रहेगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर और प्रतीक एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रतीक केजी। भार का न्यूटन एन। आयतन का घन मीटर एम क्यू। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी प्रति मीटर क्यूब। दाब का पास्कल पीए। अब इस पाठ में आए प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको देखने वाले हैं, उसका आंसर भी आइए मेरे साथ आप भी कीजिए। और एक बार हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप सारा थ्योरी को, उसके बाद आपसे आसानी से बन जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो पदार्थ का मौलिक गुण में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान था उसमें और आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन होते हैं, उसी में पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पदार्थ के कण क्या होते थे, तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते थे, सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ के ऐसे तो 5 अवस्था ज्ञात हो चुका है, किंतु भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो 3 ही अवस्था पाई जाती है। इनमें कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो घनत्व होता है, संपीड़ितता भी होता है, विसरण भी होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य नहीं देखते हैं। तरंगदैर्घ्य ध्वनि में होता है, प्रकाश में भी होता है, विसरण होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बिल्कुल भी नहीं, पदार्थ का गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। सबसे कम हम लोग किसको दबाते हैं, ठोस को। सबसे कम ठोस का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। किसका था, ठोस का। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठोस से सीधे क्या बन गया, वाष्प बन गया, तो उसको क्या बोले थे, ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है क्या, ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है कि घट जाता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, द्रव का क्वथनांक भी घटता है, बिल्कुल घटता होगा। गैस का दाब में परिवर्तन कहलाता है। गैस को अगर दबाएंगे तो क्या होगा, वो संघनित हो जाएगा, संघनन। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ में परिवर्तित होता है कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यनांक। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, अंतरानुक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाएगा, विसरण। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, तो गंध, प्रेम, ठंडा, ठंडा पेय, तो ठंडा पेय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, हवा, स्नेह, जल, भोजन, तो स्नेह पदार्थ नहीं है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें, गैस में होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोस में। निम्नलिखित में से
द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव का आकार अनिश्चित होता था। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होती है। गलत, भारी रहेगा तो डूब जाएगा ना। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, भी गलत। बर्फ जल से हल्की होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, होता है फॉर्मूला C/5 बराबर K-273 K-273/5। इस फॉर्मूले का भी आपको यूज करना है। यहाँ डिग्री के ये 5 से 5 कट जाएगा और डिग्री के स्थान पर क्या रखिएगा 100। इसको इधर से ला के जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। तो 373 ऑप्शन में हाँ है 373.15 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में क्या होगा। इसी के सूत्र में इसको भी रख दीजिए। इस बार केल्विन में यहाँ पर आपको रखना है तो 673 में से 273 घटाकर क्या आएगा 400.15। ऑप्शन है भी नहीं तो ये ऑप्शन मारिए आप। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, उसका उत्पत्ति का कारण है उच्च तापमान। याद रखिएगा, कंपटीशन में भी बड्डी पूछता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, देर से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के बाष्पन का वेग बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़ित द्रव से अधिक होता है, गलत। ये आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, गंधक। आपको याद होगा आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, द्रव्यमान होना सही है, स्थान से घेरना भी सही है, आयतन होना भी सही है, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना ये गलत है। हालांकि कुछ कंडीशन में भी फॉलो होता है, जैसे हम लोग हवा को नहीं देखते हैं फिर भी हवा पदार्थ है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते थे, उसे कहते थे ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में क्या होगा, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, वही सूत्र पर इसको आप रखिएगा तो केल्विन में मान आएगा 273 केल्विन। निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है, मोम, मैग्नीशियम, गंधक, पारा। तो पता होगा कि पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। इनमें द्रव को चुनना है, बाष्प, हवा, बर्फ, जल। जल द्रव है। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, तो इसे तो जनरली 3 अवस्था में होता है। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिक होगा, कणों के बीच आकर्षण बल होता है ठोस में रहता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, उसका ऊर्ध्वपातन होता है। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, पारा, लोहा, हवा, जल। लोहा क्या है, ठोस है, तरल नहीं है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते थे, उसका घनत्व कहते थे, द्रव्यमान बटे आयतन। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। निम्न में किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है, सर्वाधिक किसमें रहेगा, हवा में। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते थे, संपीड्यता। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है, सबसे अधिक कौन रहेगा, हवा। जिस तापक्रम पर द्रव के बाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही। वायु है, वायु क्या है, एक प्रकार का गैस है। धातु की बाल्टी क्या है, ठोस है। दूध क्या है, तो दूध द्रव है। स्पंज क्या था, ठोस था, याद रखिए आप। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। गैसों की संपीड्यता होती है अधिक। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में
क्या होगा? केल्विन स्केल में वही फॉर्मूला पर इसको रखिएगा तो क्या इतना आ जाएगा 293 केल्विन। 470 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा? वही फॉर्मूला से आपको निकाल देना है, इसको भी कितना आ जाएगा 197। नेक्स्ट है किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है उसे उस ठोस का कहते हैं। क्या कहते थे उसे कहते थे द्रवण की उष्मा। ये सब परिभाषा है, याद रखिए। इनमें कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ठोस, द्रव, गैस तो था, लेकिन प्लाज्मा चौथी अवस्था है। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? बाष्पन की गुप्त उष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? बालू, हवा, बादल, सूर्य का प्रकाश। यही पदार्थ नहीं है। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो सबसे अधिक विसरण किसमें होता है? सबसे अधिक गैस में, फिर द्रव में, तो लास्ट में ठोस में। बाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो बाष्पीकरण तो सतह पर न होता था। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? दाब में परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से, तापक्रम घटने और बढ़ने से। तो अवस्था तो सभी के कारण परिवर्तन होता है। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहते थे? ऊर्ध्वपातन। इनमें कौन बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? वायु की गति, द्रव का क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायु का घनत्व। यहाँ घनत्व से मतलब नहीं है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया है एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है और शीतलता उत्पन्न करती है। उपर्युक्त में से सभी सही है। सभी तो है सही इसमें। नेक्स्ट, बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है? बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी? क्वथनांक पर किसी द्रव के बाष्पन होने में अवशोषित उष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो वाष्प क्या होगा? H2O। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक चौथी अवस्था है पदार्थ की। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, किस क्रिया के कारण? विसरण के कारण। इनमें से कौन सही नहीं है? ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही तो है। तरल द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, भी सही है। बाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, गलत बात, सतह पर होती है। इनमें कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता? आयोडीन, कपूर, संसाधन, गंधक। तो गंधक नहीं होता है। नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, तो किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण। खाना बनाने वाले गैस की गंध किस यौगिक उपस्थिति कारण होती है? हाँ, ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इथाइल मैरकॉप्टन। तो हम लोग सिलेंडर से खाना बनाते हैं घर में, देखते हैं थोड़ा सा रिसाव होता है तो बहुत महकता है, उसमें एक गंध मिलाया जाता है। ऐसे जनरली उसमें गंध होता नहीं है, तो कौन सा गंध इस्तेमाल किया जाता है? इथाइल मैरकॉप्टन। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? गैस का दाब। वायुमंडलीय दबाव कितने पास्कल के बराबर? 10 के पावर 5 पास्कल, यानी 1,00,000 के बराबर। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसकी आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? तो सोडियम, मोम, शुष्क बर्फ होता है। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो गैसों का दाब। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? द्रव का तो आयतन निश्चित होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर है केल्विन, इसको बदल दीजिए तो कितना आ जाएगा 283 केल्विन। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? उसका ताप घट जाता है। सही कथन को चुनना है। पदार्थ 5 तत्वों से बना है। देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से तो बिल्कुल बना है। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्ता नहीं होता है, गलत होता है। पदार्थ कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई विकर्षण होता है? विकर्षण कहाँ होता है उसमें? कोई विकर्षण तिकर्षण नहीं होता इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पदार्थ कणों से बना होता है। यही कथन सही है। और ये भी कथन सही बोल सकते हैं किंतु वैज्ञानिक इसको सही नहीं मानता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, सही है। बाष्पीकरण से गर्मी होता है, गलत। बाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है। बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है?
बाष्पीकरण की गुरुत्व ऊष्मा क्या है? हो जाएगा क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। ये भी परिभाषा या डेफिनेशन। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं? किसका? गैस का। इनमें पदार्थ को चुनना है। पदार्थ आग, धूप, बादल, आकाश। क्या हो जाएगा? बादल। इनमें से किस तापक्रम पर जल द्रव में रहता है? तो देखते हैं, 100 प्लस होगा तो क्या होगा, वो गैस में बदल जाएगा। तो ये दोनों तो ऐसे कट गया। बाकी 20 और माइनस में जाएगा तो बर्फ बनेगा, तो 20 हो जाएगा आंसर। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा इसका? क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? ऊष्मा कहाँ चली जाएगी? ऊष्मा चल जाएगी गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है। गर्म की जा रही सामग्री में छुप जाती है। इनमें से सभी तो है सही। नेक्स्ट है, भोजन की गंध किस प्रक्रिया द्वारा महसूस होती है? तो विसरण द्वारा। इनमें कौन द्रव का गुण नहीं है? द्रव में क्या होता है? निश्चित आयतन, सही है। अनिश्चित आकृति, ये भी सही है। भाव का भाव, गलत। भाव होता है। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं। गैस से द्रव हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। कहता है किसी द्रव पदार्थ का बाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा थाली में रखेंगे। इनमें कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? ठोस पदार्थ में दृढ़ता होता है, बिल्कुल होता है, किंतु बहाव नहीं होती है। बाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? बाष्पीकरण की क्रिया सभी ताप पर होती है। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो सामान्य ताप मार सकते हैं। इनमें कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? जो सूती वस्त्र रहेगा, क्योंकि पसीना ज़्यादा अवशोषित करता है और फिर बाष्पीकरण की क्रिया होने से ठंडक महसूस होती है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्रव रूप का क्या है? उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम क्या होता है? स्थिर रहता है, आपको याद होगा। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी एक प्रकार का क्या है? एलपीजी जब उसको बंद कर देते हैं तो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था? तो चतुर्थ अवस्था। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। कहता है सही कथन को चुनना है। इसमें सही कथन होगा, द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गलत है। गैसों का विसरण नहीं होता है, किंतु द्रवों का विसरण होता है, ये भी गलत है। गैस का विसरण सबसे अधिक होगा। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही। गैसों के कणों के बीच अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है। क्या बोला था? सही कथन को चुनना है 100 में। तो सही इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ना, सी नंबर सही। नेक्स्ट है कि ठोस पदार्थ का संपीड़न। ठोस पदार्थ का संपीड़न क्या होगा? द्रव और गैस से कम होता है। नेक्स्ट है जल, पेट्रोल और स्पिरिट के बाष्पीकरण का दर सही क्रम में चुनना है। इसका हो जाएगा पेट्रोल का सबसे अधिक बाष्पीकरण होगा, फिर स्पिरिट का, फिर लास्ट में जल का। बाष्पीकरण की क्रिया से क्या होती है? तो ठंडक पैदा होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट इस अध्याय में जितना भी ऑब्जेक्टिव बना था सभी को हमने कर लिया है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।